नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और स्पेशल कवरेज न्यूज के तमाम दर्शकों को भी धन्यवाद। नमस्कार। और जैसा कि हमने वादा किया था, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम आए थे अभी, और हमने कहा था कि हम रेगुलर बेसिस पे आपके सामने आने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप भी बढ़िए आगे, वीडियो को बढ़ाइए, दो चार लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को शेयर कीजिए, हमें जल्द से जल्द, कम से कम, चूंकि पुराना चैनल तो यूट्यूब ने कर दिया हमारा, जो कहते हैं बेरा कर, लेकिन फिर भी अब मैदान में डटे हुए, तो कम से कम भाई लोगों इसको 1 लाख से पार तो पहुंचा दो। क्योंकि हम जो खबर आपके सामने लेके आ रहे हैं वो किसी और मंच पे नहीं है। लोग रेड में लगे, लोग जो ब्लैक में लगे हुए, व्हाइट में लगे हुए, कोई डेली मोदी सरकार गिरा रहा है, कोई डेली राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहा है, और हम तो आपके सामने सिर्फ तथ्य लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि भैया ये खबर है, ये तथ्य है। अब आप ही कमेंट करके हमें बता दो कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या हम जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। हमारे लिए आप मालिक, लेकिन आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए, आगे बढ़िए, थोड़ा सा उंगलियों को कस दीजिए। तो आज फिर एक बड़ी चर्चा की शुरुआत करेंगे, और हमेशा की तरह चर्चा की शुरुआत शिव जी करेंगे, लेकिन मैं बस थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि कई बार जब आप बहुत बोलते हो ना, बहुत बोलते हो, जिसको हम लोग कहते हैं बड़बोलापन, तो फिर कुछ ऐसा आपके मुंह से निकल जाता है जो आपके मालिक को ही फंसा देता है। हालांकि लोकतंत्र में मालिक कोई नहीं होता, लेकिन क्या करें, एक नए तरह का लोकतांत्रिक मिजाज वाला इस देश को बना दिया जा रहा है, जिसमें आपको चमचई तो करनी ही होगी, जिसमें आपको मालिक की तारीफ तो करनी ही होगी, लेकिन कई बार आप मालिक के शत्रु के खिलाफ कुछ बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि मालिक कहता है कि अरे भैया, इससे बढ़िया तो चुप ही रह जाते यार, क्यों मेरा बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हो। तो हम चर्चा की करेंगे और एक एक तथ्य आपके सामने रखेंगे। शुरुआत शिव जी करेंगे, सिर्फ कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। जो हम बताने जा रहे हैं वो सुनकर आपको लगेगा कि वाकई ये हो क्या रहा है इस देश की राजनीति में, और इस, अब दुनिया की छोड़ दीजिए, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी में, राजनीतिक दल में, क्योंकि मुझे पता नहीं मंगल ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर, चंद्रमा पर, बृहस्पति ग्रह पर कोई राजनीतिक दल है या नहीं, तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी कह देते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जी शिव। चलिए, आपने ठीक भी कहा कि जब उसके जो सबसे बड़े नेता हैं वो नॉन बायोलॉजिकल है, तो ऐसे व्यक्ति की फिर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी होगी जो ब्रह्मांड में ही विचरण करता हो। लेकिन आज उनके सबसे खास रहने वाले शाह के करीबी सांसद ने प्रधानमंत्री जी को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। उनके एक्सपोज करते ही भाजपा में हडकंप मच गया। भाई, कोई अपने सर्वे सर्वा के सब कुछ कमजोरियां उठा के सामने रख दे और कमजोरियां सामने दिखने लगे और वो चीख चीख के ये कहें कि अब हम काम करेंगे, तो भैया 11 साल से क्या कर रहे थे? 11 साल से एक आदमी जो देश में गलत काम गतिविधियां कर रहा है वो क्यों है? तो बहुत कुछ चीजें आज की स्टोरी में संतोष जी लेके आए हैं। इस हलचल से पटना से दिल्ली तक, क्योंकि चूंकि अभी केंद्र बिंदु पटना है इस समय, कल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने कहा कि जब होटल में घुसते हैं तो जो बीजेपी के चाणक्य से मिलने आता है तो कैमरे पर कागज लगा दिए जाते हैं ताकि ये पता न लग जाए किससे मुलाकात हो रही है। और उनके चेहरे, उनके कैमरे पर तो कागज लगा दिए जाते हैं, और जो विधानसभा में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन था, 5 बजे सब कुछ शांत हो गया, अब कोई न चीखेगा न चिल्लाएगा। 2 दिन अभी सोशल मीडिया पर और ताव आएगा, यानी 10 और 11 शाम को जब हम इस समय बैठेंगे संतोष जी के साथ, तो सब कुछ समापन हो चुका होगा। फिर सब एक दूसरे के गले मिलेंगे, कौन किसकी बुराई करी सब खत्म हो जाएगा। संतोष जी, आज इतनी बड़ी खबर है कि शाह के सबसे करीबी आदमी ने, सबसे करीबी सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सब कुछ एक्सपोज कर दिया। क्या है वो खुलासा? देखिए शिव जी, अब बिना कोई देर किए धीरे धीरे मैं एक एक करके तथ्यों को आपके सामने रखता हूँ। और तथ्य क्या है? अडानी मीडिया, हमने देखा, हमने हमारे ऊपर एक हमने चाचा भतीजा वाला संतोष पाठक ऑफिशियल पे किया, उसमें अदानी मीडिया की बात आई कि किस तरह से अजीत पवार की बखिया उघेड़ के रखी हुई है, उनके बेटे की बखिया उघेड़ के रखी हुई है, जबकि वो एनडीए गठबंधन के साथ ही है। अब उसी अडानी मीडिया की न्यूज एजेंसी, एक तो एनडीटीवी है और दूसरी न्यूज एजेंसी है आईएनएस। आईएनएस ने भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित बड़बोले सांसद निशिकांत दुबे का इंटरव्यू लिया।
निशिकांत दुबे के उस इंटरव्यू में वो राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, राहुल गांधी पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कुछ ऐसा बोल गए जिससे मोदी एक्सपोज हो गए। और फिर अमित शाह को चुनाव में पटखनी देने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद तुरंत चले गए अमित शाह के पास कि भैया उसने तो आपको धोखा दे दिया, अब मैं आपके सामने आ गया हूं हाथ जोड़कर, मुझे आदेश दीजिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक दिलचस्प राजनीति, एक एक करके तथ्य को सामने रखता हूं। अदानी मीडिया वाली एजेंसी आईएनएस को इंटरव्यू देते हुए निशिकांत दुबे ने क्या क्या कहा, जरा गौर से सुनिएगा। वो उम्र की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी की शादी नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कि वह युवा है, मेरी और राहुल गांधी की उम्र बराबर है। आगे उन्होंने अपने परिवार का जिक्र किया, फिर कह रहे हैं कि राहुल गांधी बूढ़े हो गए। अब भाई राहुल गांधी बूढ़े हो गए तो नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र में युवा है क्या? 75 साल तो वैसे भी रिटायरमेंट की उम्र है। अब दूसरे पे आ जाइए, वो राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पे सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप कंबोडिया क्यों जा रहे हैं, आप वियतनाम क्यों जा रहे हैं, आप विदेश बार बार क्यों जा रहे हैं। अब ये उस पार्टी का सांसद सवाल उठा रहा है जिनके प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि वो देश से ज्यादा विदेश में रहते हैं। तो जब एक उंगली राहुल गांधी की तरफ उठा रहे हो तो तीन उंगली आप अपनी तरफ अपने ही प्रधानमंत्री को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इससे भी आगे आ जाइए कि इटली में आपके परिवार के पास कितनी संपत्ति है इसकी जांच हो। कब जांच होगी? मतलब क्या नरेंद्र मोदी साहब को 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद 2025 तक उनको याद नहीं आया कि इटली में राहुल गांधी की कितनी संपत्ति है, इस बात की जांच करवानी चाहिए। निशिकांत दुबे बता रहे हैं प्रधानमंत्री को, कह रहे मोदी जी आपको समझ में नहीं आता है, बताइए 14 से बैठे हुए आप अभी तक राहुल गांधी की संपत्ति की जांच नहीं करवा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वो कंबोडिया, क्यों जा रहे हैं वियतनाम, क्यों जा रहे हैं वो इटली? जांच करवाइए इटली में कितनी संपत्ति है। ये तो सीधे सीधे निशिकांत दुबे जो है वो नरेंद्र मोदी की कार्य क्षमता, नरेंद्र मोदी की कार्य दक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। और कई तरह के आरोप इस बीच में लगाए उन्होंने। राजीव गांधी तक पर उन्होंने आरोप लगा दिया, इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू तक पर आरोप लगा दिया। ये अलग बात है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो वादा किया बिहार की जनता से लगातार पूरा किया, और आप 2015 से दरभंगा का मेडिकल कॉलेज नहीं बनवा पा रहे हो और बाढ़ से मुक्त नहीं करवा पा रहे हो। लेकिन जैसे ही निशिकांत दुबे ने ये बोला, जैसे ही निशिकांत दुबे ने ये एक्सपोज किया, जैसे ही निशिकांत दुबे ने अपने ही प्रधानमंत्री पर एक तरह से सवाल उठा दिया, तो निशिकांत दुबे को जिम्मेदारी दी थी, याद है आपको अमित शाह ने संजीव बालियान को जिताने की जिम्मेदारी दी थी। निशिकांत दुबे लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में। अब निशिकांत दुबे अपनी पूरी ताकत लगाकर भी संजीव बालियान को जिता नहीं पाए और बेचारे संजीव बालियान खेत हो गए। पहले लोकसभा हारे, एक जमाने में मंत्री हुआ करते थे, किसानों के नेता हुआ करते थे, बालियान खाप के नेता हुआ करते थे। पहले बेचारे मंत्री पद गया, सांसद ही हारे, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जैसा चुनाव भी एक तरह से हार गए, जिसकी जिम्मेदारी निशिकांत दुबे को दी। राजीव प्रताप रूडी ने संजीव बालियान को हराकर निशिकांत दुबे को हराया, अमित शाह को चिता दिया एक तरह से। और उसके बाद जब निशिकांत दुबे बोलते हुए बयान देते हुए नजर आए तो राजीव प्रताप रूडी खुलकर आए कि भैया उसको जो वोट मुझे मिले उसको मल्टीप्लाई 100 करो, तो मैंने कई लाख वोटों से संजीव बालियान को हराया। और ये भी कहा कि संजीव बालियान को मेरी जरूरत नहीं है, मतलब मुझे संजीव बालियान की जरूरत नहीं है, लेकिन संजीव बालियान को मेरी जरूरत पड़ेगी क्योंकि जो मेरी लोकसभा है छपरा, उसमें जाट वोटर नहीं है। लेकिन संजीव बालियान जब दोबारा चुनाव लड़ने जाएंगे तो वहां 2-2.5 लाख राजपूत वोट है। फिर निशिकांत दुबे के बारे में पूछा गया तो कह दिया नहीं वो बड़बोले हैं, उनको लगता है कि पूरी सदन संसद वही चला रहे हैं। लेकिन जैसे ही निशिकांत दुबे के मुंह से वो बोल निकल गए, तुरंत भागे भागे राजीव प्रताप रूडी ने अमित शाह को पकड़ लिया और अमित शाह मुस्कुराते हुए पोज देते हुए फोटो खिंचवाते हुए नजर आए। और राजीव प्रताप रूडी ने निशिकांत दुबे को चिढ़ाने वाले अंदाज में उन तस्वीरों को शेयर भी कर दिया है। राजीव प्रताप रूडी ने जो पोस्ट किया, अगर आप दिखा पाए, मैं जरा बताऊं कि उस फोटो की खासियत क्या है, क्योंकि तस्वीरें बोलती है, एक तस्वीर 1000 शब्द पे भारी होते हैं। और ये देखिए राजीव प्रताप रूडी ने तुरंत कैसे पकड़ लिया, ये ट्वीट किया गया है आज यानी 9 नवंबर को 3:51 पर, यानी निशिकांत दुबे द्वारा अडानी मीडिया, अडानी की एजेंसी आईएनएस को इंटरव्यू देने के कुछ घंटे बाद। और इसमें राजीव प्रताप रूडी लिख रहे हैं कि चुनाव प्रचार हेतु प्रस्थान के पूर्व पटना हवाई अड्डे पर भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री टैग करते हुए कह रहे हैं कि जी से मुलाकात। और उसके बाद उन्होंने बीजेपी को टैग किया, उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को टैग किया, उन्होंने एलजेपी को टैग किया यानी जो चिराग पासवान की पार्टी है, उन्होंने आरएलएम को टैग किया जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उन्होंने बीजेपी बिहार को टैग किया, हालांकि जीतन राम मांझी को टैग करना भूल गए। इसमें 2 फोटो है,
पहले तो आप दूसरी फोटो देखिए कि राजीव प्रताप रूडी नमस्कार कर रहे हैं, अमित शाह भी नमस्कार कर रहे हैं। वो फोटो तो एक रैंडम क्लिक फोटो हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि फोटोग्राफर अमित शाह के चलते हैं, वो रैंडम क्लिक की फोटो है। लेकिन पहली वाली जो फोटो है, देखिए इस तरह वाली फोटो, बिल्कुल पोज देकर अमित शाह इस तरह की फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। और चुनावी रैलियों के दौरान, चुनावी कार्यक्रमों के दौरान आम तौर पर अमित शाह इस तरह की पोज देकर फोटो नहीं खिंचवाते हैं। और ये फोटो जो खींची गई है, ये अमित शाह के कैमरा, यानी अमित शाह के साथ जो कैमरामैन रहते हैं, उसने ये फोटो खींची है। और वो फोटो फिर राजीव प्रताप रूडी को भेज दी गई एक्स पर पोस्ट करने के लिए, क्योंकि ये रूडी के कैमरे से नहीं खींची गई है, ये रूडी के मोबाइल से नहीं खींची गई है, ये राजीव प्रताप रूडी के कैमरामैन ने नहीं खींची है, ये अमित शाह के साथ जो कैमरामैन होते हैं उसने ये तस्वीर खींची है। और देखिए मुस्कुराते हुए, पूरा पोज देते हुए ये फोटो खिंचवाई है अमित शाह ने। और सिर्फ फोटो खिंचवाई नहीं है, बल्कि राजीव प्रताप रूडी को भेज भी दिया गया कि भैया सोशल मीडिया पर डाल दो कि हमारी ये मुलाकात हुई है, मैंने मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाई है। यानी निशिकांत दुबे, और कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी में उपयोगिता खत्म तो आपकी जगह खत्म, जो निशिकांत दुबे अमित शाह के करीबी होने के नाते योगी आदित्यनाथ को सलाह दे रहे थे कि भैया 20-25 साल तक मुख्यमंत्री की माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। जो निशिकांत दुबे पूरे संसद में कहते हैं कि मैं तो अमित शाह का आदमी हूं, जो निशिकांत दुबे कंस्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों को फोन करके कह रहे थे कि अमित भाई ने कहा है कि संजीव बालियान को वोट देना है, लेकिन फिर भी वो नहीं जितवा पाए। अब निशिकांत दुबे से एक पोल क्या निकल गए, अमित नमस्कार, शाह, भारत समाचार साथ प्रिंट पर अमित शाह, चलेगा। अमित शाह, अमित शाह इशारों इशारों में एक तरह से वो सीधे सीधे संदेशा दे दिया, बता दिया कि गलत निकल गया तुम्हारे मुंह से, तुमने मेरे साहिब पे सवाल उठा दिया, और मैं अपने साहिब पे तो सवाल उठाना किसी का भी पसंद नहीं करता हूं। तो ये बीजेपी की राजनीति घूमती हुई नजर आ रही है। और इस तरह से अल बल या आए बाएं साए तभी होता है जब कोई बड़ा संकट आने वाला होता है। ये पटना एयरपोर्ट की तस्वीर है, और बड़ा संकट कहां से आएगा, उसी पटना से आना है। राजभवन है, मुख्यमंत्री निवास है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, जनता दल यूनाइटेड का कार्यालय है। इस एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर वो होटल है जिस होटल में अमित शाह डेरा जमाकर बैठे हुए हैं, और जहां गृह मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सीसीटीवी चाक चौबंद होनी चाहिए, वहां उनकी सुरक्षा व्यवस्था को ताक पर रखकर सीसीटीवी को ढक दिया गया है, इसलिए कि किसी को पता न लगे कि कौन अमित शाह से मिलने आया है। ये जो कौन कौन मिलने आया है अमित शाह से, वो ये बताता है कि भैया बिहार में तो आप कुछ भी कह ले, वोट चोरी की जरूरत तो पड़ ही रही है, लेकिन वोट चोरी के बाद भी समाधान निकलेगा, वोट चोरी के बाद भी चीजें सुधरेंगी, बदलेंगी, क्योंकि आखिरकार आपको इन तस्वीरों के जरिए बिहार के मतदाताओं को, बिहार की एक बड़ी राजपूत आबादी को संदेशा देने की जरूरत पड़ रही है। ये बताता है कि जिसको आप हराने पर तुल गए उनके साथ पोज देना पड़ रहा है, और जो आपके बिहाफ पर सबको डराता हुआ नजर आ रहा था, जो आपके बिहाफ पर लॉबिंग करता हुआ नजर आ रहा था, अब वो बोलते 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 राहुल गांधी की आलोचना करते 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 मुंह से सच निकल गया और साहिब की पोल खोल दी उसने। संतोष जी, बड़ी गंभीर बात आप बता रहे हैं। एक व्यक्ति जो अमित शाह के लिए जी जान हाजिर करने को तुला हुआ था, वो सवाल कर रहा है कि आपने राहुल गांधी पर कार्रवाई क्यों नहीं की। और एक व्यक्ति जो खुलेआम अमित शाह से टक्कर ले रहा है और अकेले जीत के दिखा दिया अपना चुनाव, वो कह रहा है कि हुजूर मैं हाजिर हूं, मेरे आका क्या हुक्म है। बदल रहा है सब खेल। निशिकांत दुबे का तो झारखंड में मुख्यमंत्री का सपना बनना अब अधूरा रह गया। 5 साल बाद क्या होगा अब किसी को पता नहीं। 5 साल एक लंबा पीरियड होता है, और लगातार बीजेपी अब 10 साल विपक्ष में रहेगी तो उसे पता लगेगी कि 10 साल कोई पार्टी किसी राज्य में विपक्ष में रहती है तो उसकी हैसियत क्या रह जाती है, उसके पास कितने कार्यकर्ता रह जाते हैं। क्या झारखंड में बूथ प्रमुख नहीं थे? क्या झारखंड में संगठन नहीं था? क्या पन्ना प्रमुख नहीं थे? बात यह है, चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, टैया मेरे पिताजी का, यानी रुपया मेरे पिताजी का। टैया का मतलब रुपया होता है। ये सब चीजें लागू करती है भाजपा, लेकिन जहां जीत जाती है वहां कहती है मेरे पास तो संगठन था, मेरे पास बूथ पर कार्यकर्ता था, एक बूथ पर 100 यूथ थे। लेकिन जब हारती है तो कोई विश्लेषण करने नहीं आता कि कितने कार्यकर्ता थे, कितने यूथ थे, कितने बूथ थे।
और कितने मूर्ख थे उसमें जो बेमतलब की बातों को ही हुजूम बनाए घूम रहे थे। अब बिहार में चुनाव है, लग रहा होगा रूढ़ी को कि कहीं शायद नंबर आ जाए, अब लग रहा हो कि अब जरूरत है, तो रूढ़ी की मुलाकात होती है। रूढ़ी के पास भी जो गेंद आएगी उनके पाले में, वो आएगी मतगणना के बाद, 14 तारीख के बाद मतगणना कैसी होती है। तो उन्हें लगा संबंध ठीक कर लो, कहीं हमारी पर्ची बन जाए, क्योंकि जिन लोगों ने हमसे और शाह से लड़ाई करने का प्रयास किया, अब तो वो खुद ही सवाल कर रहे हैं। और यही तो मैं कह रहा था कि सारे काम आपके मुताबिक नहीं हो सकते, कुछ हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए भी छोड़ दो। तो इस पूरे घटनाक्रम का बिहार को कैसे देख रहे हैं? क्या रूढ़ी एक और नए उम्मीदवार आ गए? सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तो आज पवन खेड़ा ने कह दिया कि वो अपने आवास खाली कर रहे हैं, अपने कर्मचारियों को गिफ्ट बांट रहे हैं। देखिए सर जी, एक राजीव प्रताप रूडी के बारे में थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ। एक सभ्य चेहरे वो बिहार की राजनीति में माने जाते हैं। कभी भी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनको देखा नहीं होगा। एक आध बार उनका विवाद एम्बुलेंस और कई चीज़ों को लेकर हुआ पप्पू यादव के साथ। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मिली तो अच्छा काम किया। अच्छा, नेता होते हुए भी, सांसद होते हुए भी वो फ्लाइट उड़ाते हैं। आप दिल्ली से पटना की फ्लाइट में बैठेंगे, तो अगर 3-4 बार आप जाएँगे तो एक बार आपके जहाज के पायलट राजीव प्रताप रूडी ज़रूर होंगे, वो सुनाई आपको दे जाए। और बड़ी खूबसूरती से वो विमान के संचालन के दौरान आपको पूरी जानकारी देते रहते हैं और बड़े शानदार तरीके से पटना एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। और बड़े शानदार तरीके से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी पटना एयरपोर्ट पे गया होगा, पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा है सिर्फ। तो जब आप रनवे छोटा होता है, तो एयरपोर्ट पर आपको ज़मीन पर जो पहिए टच होते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा दौड़ने के लिए, चलने के लिए स्पेस मिलता नहीं। तो वहाँ पे हवाई जहाज को ऐसे करके ऐसे उतारने के बजाय कई बार सीधे ऐसे उतारना पड़ता है, तो बड़े शानदार तरीके से उतारते हैं, बहुत अच्छे पायलट हैं वो। लेकिन कई बार राजनीति में अच्छा होना, कुशल होना ही काम नहीं आता है। और जो गुजराती लॉबी है, उनको इस तरह के नेता पसंद नहीं आते जो अपना दिमाग लगाएँ। ये बात आप बिल्कुल सच मान लीजिए। और उनकी जोड़ी जो है, वो शहनवाज हुसैन के साथ हुआ करती थी। अब शहनवाज हुसैन साइड हो रखे हैं। हाँ, अफसरशाही की लॉबी में राजीव प्रताप रूडी की पकड़ बहुत अच्छी है। आईएएस, आईपीएस की लॉबी में राजीव प्रताप रूडी की पकड़ बहुत अच्छी है और ये पकड़ उनको एक खास नेता बनाती है। और पिछले कुछ सालों में बहुत कम लोगों को पता होगा, बिहार के अलग-अलग जिलों में जाकर अगड़ी जातियों का सम्मेलन एक तरह से राजीव प्रताप रूडी ने किया। तो उनके मन में तो है, मुख्यमंत्री भला कौन नहीं बनना चाहता है? लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह राजीव प्रताप रूडी को मुख्यमंत्री बनाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। राजीव प्रताप रूडी बनना चाहते हैं, ये तो मैं सीधा कहता हूँ कि राजनीति में अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं मैं तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता और मैं पद की लालसा नहीं रखता हूँ, तो ये मान के चल लीजिए कि वो व्यक्ति 24 घंटे में 25 घंटे यही सोचता है कि मैं मुख्यमंत्री कैसे बनूँ? अगर नेता कहे कि मुझे पद का लालच नहीं है, तो फिर काहे राजनीति में आए हो? लेकिन अभी भी उस तरह की स्थिति नहीं बनी है शिव जी कि अमित शाह राजीव प्रताप रूडी को मुख्यमंत्री बनने जैसा कोई ऑफर दे सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद उस हालत में नहीं रहेगी कि वो नीतीश कुमार को हटा सके। फिर आपने झारखंड का जिक्र किया, तो जरा मैं भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का भी जिक्र कर देता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाराष्ट्र गए तो यूपी के सूचना विभाग ने जारी किया कि महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ ने इतनी रैलियां करी, इतनी सीटें जीती, मतलब योगी का जलवा। हरियाणा में गए तो उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग ने प्रेस रिलीज जारी किया, ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली कह दीजिए, कि इतनी रैलियां करी, इतनी सीटें जीती, मतलब महाराज जी का जलवा। राजस्थान को लेकर भी यही किया गया, मध्य प्रदेश को लेकर भी यही किया गया। अब चैनलों की, अखबारों की मजबूरी है कि भैया विज्ञापन चाहिए यूपी सरकार से, तो आपको ये छापना पड़ेगा। लेकिन झारखंड हार गए और आज तक इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई कि झारखंड में योगी आदित्यनाथ ने कितनी सभाएं की और उसमें से कितनी जगह जीते और कितनी जगह हारे। तो जीत के बहुत सारे बाप होते हैं और हार जो है वो अनाथ होती है, और ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आदत है। हरियाणा आदिवासी बहुल इलाका, अल्पसंख्यक मतदाता, बंगाली मतदाता वहां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। बिहार के मतदाता वहां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है, क्योंकि एक जमाने में वो यूनाइटेड बिहार का हिस्सा हुआ करता था। उन सब ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को लगातार सत्ता से बाहर रखा, जबकि वहां भी उन्होंने दिल्ली वाला खेल खेलने की कोशिश की। हेमंत सोरेन को जेल भेजा, मजबूरी में उन्हें चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। जब वो बाहर आए तो पता लगा कि चंपई सोरेन तो पूरी की पूरी पार्टी को बीजेपी के हाथ में गोद में बिठा चुके हैं। तो चंपई सोरेन को हटाया तो चंपई सोरेन जेएमएम से हटकर
वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो बीजेपी ने हर तरह का खेल खेला, लेकिन उसके बाद भी हेमंत सोरेन वहां जीत गए। क्या ऐसा ही कुछ बिहार में होने जा रहा है? कौन जीतेगा बिहार में, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तय मानकर चल लीजिए कि हार भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पुराना सपना, अपना मुख्यमंत्री बनाने का जो सपना था, वो तो इस चुनाव में कतई साकार नहीं होने जा रहा है। सरकार चाहे एनडीए की बने, सरकार चाहे विपक्षी गठबंधन की बने, लेकिन मोटे तौर पर यह लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एक पुराना सपना एक बार फिर से टूटता हुआ नजर आ रहा है, एक बार फिर से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। शिव जी, सपना टूटे या बिखरे, सपने तो सपने होते हैं, लेकिन नेता कब अपने होते हैं? सपने किसी के टूटे, सपने तो सपने होते हैं, लेकिन राजनीति में तो आप बहुत दिन रहे हो। हम लोगों के साथ जब वो नहीं चूकते, उन्हें पता लगता है कि कल खबर कुछ चला दी, तो उन्हें लगता है कि संतोष जी की खबर परसों नुकसान कर सकती है, तो संतोष जी को बढ़िया चाय आती है, काजू कतली आती है, काजू भुने हुए आते हैं, और पता लग जाए कि संतोष जी खबर जो कल इन्होंने विरोध में चलाई उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया, तो संतोष जी की एंट्री बंद हो जाती है। हम लोग तो अक्सर भुक्तभोगी है, फोन उठना बंद हो जाता है, लेकिन फिर कोई एक ऐसी कयामत आती है कि फिर एंट्री शुरू हो जाती है, और आवभगत उतने से ज्यादा हो जाती है कि अब की बार इससे बनाए रखो वरना फिर लपेट देगा किसी दिन। लेकिन जो हो रहा है, अमित शाह इस बार बिहार के चुनाव में बहुत गड़बड़ाए हुए दिख रहे हैं। और आज एक वीडियो जो सामने बार बार कल से आ रहा है, राम मंदिर को लेकर, सीता मैया के मंदिर को लेकर, प्रभु श्री राम से भी झूठ बोले, अब सीता मां से भी झूठ बोल रहे हैं वर्षों से। तो क्या सीता मां अब इन्हें माफ करेंगी या भगवान श्री राम की तरह बदला लेंगी इस बार वो भी? देखिए, हम तो सीता मैया की नगरी के हैं, तो भगवान राम पर हमारा थोड़ा सा हक ज्यादा है। और मिथिला की संस्कृति होती है कि वह शादी ब्याह में, लोकगीत में, अगर हालांकि आप किसी भी परंपरा में जाएंगे तो लोकगीत में ऐसी गालियों का इस्तेमाल किया जाता है जिसको सुनने में आपको बुरा नहीं लगता। तो जब वहां पे आप शादी में जाएंगे, जब आप मिथिला की कोई शादी अटेंड किए होंगे, तो जो दूल्हा जाता है या दूल्हे के बारात के लोग जाते हैं, तो वहां की जो महिलाएं होती है कन्या पक्ष की, वो इस तरह से दूल्हे की भी, दूल्हे के पिताजी की भी, दूल्हे के खानदान के बारे में भी बहुत सारी बातें कहती रहती है। तो भगवान राम पर हमारा उस तरह का हक है। लेकिन एक बात कहूंगा कि अगर आप समझदारी की बात करेंगे तो भगवान राम से कई गुना ज्यादा समझदार सीता मैया, कई मामलों में। तो जाहिर सी बात है कि भाई भगवान राम ने तो बता दिया, 303 वाले 400 पार का नारा देकर गए। भगवान राम ने कहा कि मेरे आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास कर दिया, क्योंकि जनवरी में कर दिया, क्योंकि तुम्हें अप्रैल मई में वोट चाहिए था। जाओ, इस बार तो बहुमत ही नहीं मिलेगा, अपनी जिंदगी में पहली बार जाओ हुकूमत की सरकार चलाना। 240 पर लाकर पटक दिया। अब सीता मैया को ये सोचना है कि 2017 में जो मोदी सरकार ये कह रही थी कि सीतामढ़ी में सीता मैया के जन्म होने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ आस्था का प्रमाण है, वो भारतीय जनता पार्टी 2025 में आके कह रही है कि हमने सीता मैया का भव्य मंदिर अब बना रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड को लेकर सीता मैया किस तरह की सजा भारतीय जनता पार्टी को इस बार देने जा रही है, ये तो सीता मैया की धरती को तय करना है। सीतामढ़ी में भी 11 नवंबर को चुनाव है, और बाकी दरभंगा के कई क्षेत्रों में तो चुनाव हो ही चुका है। तो ये समझिए कि उस पूरा जो मिथिला की धरती है, उसको थोड़ा-सा विस्तृत कीजिए तो तिरहुत की धरती, क्योंकि आधा मिथिला तो नेपाल में चला गया, तो तिरहुत की धरती है। और जहाँ-जहाँ भी बिहार के जिस इलाकों में भी सीता मैया को मानने वाले लोग हैं, भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, और एक बात बता दूं कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले इन भाजपाइयों को, मैं तो चूंकि भाजपा मैंने लंबे समय तक कवर किया है, तो जब वो जय श्री राम का नारा लगाते थे तो मैं बार-बार कहता था कि आप भगवान राम आपको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि जय श्री राम का नारा नहीं होता है, जय सिया राम का नारा। धीरे धीरे उनको समझ में आ गई, लेकिन जब जब उनको जिससे फायदा होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जनता मालिक है, जनता के हाथ में सब कुछ है। भगवान राम ने तो बता दिया, भगवान राम की अयोध्या ने तो बता दिया, भगवान राम ने अयोध्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पूरे के पूरे देश में बता दिया। अब सीता मैया के राज्य की एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी हो गई है। पहले चरण में खेल हो गया, दूसरे चरण में क्या होगा इसके नहीं, लिए एक हमें और खेल हो गया, एक और खेल हो गया जिसको लेकर बड़ी खबरें चल रही हैं, एक स्क्रीन पर है आपकी। ये नरेंद्र नाथ मिश्रा हैं, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव व्यक्ति हैं, पत्रकार भी हैं। बिहार में पहले चरण में आंकड़ों में जरूर महिला का वोट परसेंट पुरुषों से अधिक होने की बात कही जा रही है, लेकिन उसी आंकड़ों की हकीकत है कि पहले चरण की
121 सीटों में पुरुषों ने महिलाओं के मुकाबले 6000 अधिक वोट डाले हैं। बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। कल से अब तक लगातार चुनाव आयोग डिक्लेयर नहीं कर रहा था, अब आज सामने आ रहा है। नहीं लग शिव रहा जी, है ऐसा ही। इसको मैंने भी अपने शो में कहा था कि महिलाओं की जितनी संख्या है, महिलाओं के संख्या के अनुपात में महिला मतदाताओं के वोट तो बढ़े हैं, लेकिन कुल संख्या के आधार पे पुरुष मतदाताओं ने ज्यादा वोट किया है, क्योंकि उनके मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। पुरुष और महिला दोनों 50-50% होते तो कंपेयर किया जा सकता था। महिला ज्यादा मतदाता तो बढ़ी है, परसेंटेज तो बढ़ा है, लेकिन जब आप टोटलिटी में जाएंगे तो उसमें पुरुष मतदाताओं ने ज्यादा वोट किया है। और आमतौर पर बिहार के चुनावों का, पिछले कई चुनावों का यही लबो-लुआब रहता है। और अब इस बार तो जो एसआईआर में जो वोट कटे हैं, महिला मतदाताओं के ज्यादा वोट काटे गए। और मैं लगातार ये कह रहा था, लोग इसको समझ नहीं पा रहे थे, मैं लगातार ये कह रहा था कि महिला मतदाताओं के ज्यादा वोट इसलिए काटे गए हैं शिव जी, ताकि जनता दल यूनाइटेड को, यानी नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन नीतीश कुमार इस खेले को समझ गए और उन्होंने अपने महिला मतदाताओं के जो वोट काटे गए हैं, उसकी भरपाई उन्होंने दूसरे तरीके से कर ली। तो नीतीश कुमार बीजेपी के इस मकर जाल में नहीं फंसे, बीजेपी के इस भंवर जाल में नहीं फंसे, और उनको लगा कि जो ये 5-6% वोट जो ये काटने जा रहे हैं, तो मैं 10-10 हजार रुपए अपने क्षेत्र में जहां मैं लड़ रहा हूं, जिन 101 सीटों पर, उन पर ज्यादा देता हूं महिलाओं। तो ये बात हम लगातार पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि इसी तरह का खेला हुआ है, और इसलिए मोदी परेशान है, अमित शाह परेशान है, और इन सबकी जो बदहवासी है वो एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। चलिए, तो ये भी भ्रम निकल गया कि महिला वोट ज्यादा हो गए, महिलाओं के वोट ज्यादा, ये अभी पहले ही पता लग गया कि स्थिति बहुत ज्यादा विपरीत नहीं है। अब देखना यह है कि 14 नवंबर को सिंहासन किसके हिस्से में आता है, या फिर सिंहासन खाली करो तेजस्वी आता है, तो देखना होगा। इंतजार कीजिए और संतोष जी की इस खबर को बड़े ध्यान से समझिए। राजनीति में यह भरोसा नहीं होता है कब प्लस माइनस दोनों इकट्ठे हो जाएं, और कब प्लस माइनस भड़ाका कर दें और लाइन पूरी बस्ट हो जाए। राजनीति हमेशा संभावनाओं का दौर है, हमेशा संभावना बनी रहती है, कभी इसे अलग थलग मत देखिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम